इसके जो पहले वीडियो बनाया था हमने इंग्लिश स्पोकन का, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसके सूत्रों के उसके नियम सूत्र आदि के बारे में हमने चर्चा की थी। सूत्र को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था, किस प्रकार से इसके सूत्र होते हैं। उन सूत्रों के आधार पर ही हम वाक्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 वाक्यों का निर्माण कर रखा है और उन दोनों वाक्यों के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी हिंदी में समझे तो प्रश्न, सबसे पहले सकारात्मक, फिर नकारात्मक, उसके बाद प्रश्नवाचक, और चौथा प्रकार का जो होता है वो प्रश्नवाचक नकारात्मक। हम 4 प्रकार के वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र के आधार पर हम इन वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला वाक्य मैंने लिख रखा है, राधा गीत गा रही है। इससे पहले जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें मैंने आपको सब क्लियर कर दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यानी कि विषय कर्ता क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होती है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, वो भी हमने क्लियर किया था। इस टेंस में इसमें जो वाक्य दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। राधा गीत गा रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि काम कौन कर रहा है, राधा। राधा क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। अब हमने देखना है कि राधा एक वचन है या बहुवचन है, सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है वो एक वचन है या बहुवचन है। यहाँ पर राधा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया राधा सूत्र के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर एक वचन है, इसलिए 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इस टेंस में, इज, एम और आर। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है, और आई के साथ हम एम लगाते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही होता है, बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ आई एम का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर राधा एक वचन है, इसलिए हमने इज लगाया सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसके बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, राधा गीत गा रही है, तो इसमें गा रही है ये वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है इज, एम, आर, उन तीनों में से एक को यूज करना है। तो राधा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक वचन इसलिए इज लगा दिया। अब इसके इज के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया आती है। तो मैंने सूत्र में लिखा रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें फिर ING लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है सिंग, SING, सिंग। गाना के लिए सिंग आता है, गा रही तो इसके लिए सिंग आता है, और इसमें काम चल रहा है इसलिए ING लगा देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, तो सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हमें ING लगा रखा है, सिंगिंग हो गया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आ गई इसमें, तो राधा इज सिंगिंग। इसके बाद कर्म क्या कर रहा हो, गाना गा रहा है, तो गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग। सॉन्ग क्या है, सामने हम आर्टिकल के रूप में द का यूज कर सकते हैं, द सॉन्ग। तो इसका अपना वाक्य बनाए अफर्मेटिव, राधा इज सिंगिंग द सॉन्ग, राधा गीत गा रही है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे राधा इज सिंगिंग द सॉन्ग। इसी की जगह यदि किसी का नाम आ जाए, पंकज गीत गा रहा है, तो पंकज इज सिंगिंग द सॉन्ग। मान लो उसकी जगह लिख दें कि वह गीत गा रहा है, तो वह भी एक वचन है, तो ही इज सिंगिंग द सॉन्ग। वह गीत गा रही है, वह के लिए सी लगाते हैं हम, वह भी एक वचन है, तो सी इज सिंगिंग द सॉन्ग। बाकी इज सिंगिंग द सॉन्ग पूरा ऐसा ऐसे रहेगा, जहाँ पर भी एक वचन करता आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। केवल हमें सब्जेक्ट चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि राधा एक वचन है तो इज लगाया, इसके बाद सिंगिंग मुख्य क्रिया लगा दी, इसके बाद द सॉन्ग जो कर्म है उसका वो लिखा है। अब ये तो हमने अफर्मेटिव साधारण वाक्य बनाए हैं। इसके बाद हम नेगेटिव वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। राधा गीत नहीं गा रही है। अब आपको हिंदी में इन दोनों में एक ही अंतर पता चलेगा कि यहाँ पर नहीं आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो वही डिफरेंस अपने को इन दोनों सेंटेंस में करना है। अब देखिए, इसको बिना सूत्र से भी बना सकते हैं। राधा गीत नहीं गा रही है, राधा गीत गा रही है, राधा सिंगिंग द सॉन्ग। अब यहाँ पर आगे राधा गीत नहीं गा रही है, तो इज जहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे, इज के बाद नोट लगाना है। आर आ जाए तो आर के बाद नोट लगाना है, एम आ जाए तो एम के बाद नोट लगाना है। तो इसका क्या बन जाएगा, राधा इज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। राधा गीत नहीं गा रही है, तो नहीं हमने हिंदी में लगाया,
तो यहाँ पर इंग्लिश में भी इज के बाद नॉट लग जाएगा। इतना सा अंतर है। देखिए आप राधा इज सिंगिंग द सॉन्ग और राधा इज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, क्यों? इसमें नोट का ही अंतर है। और नोट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, मुख्य क्रिया से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि इन दोनों के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक। क्या राधा गीत गा रही है? इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। प्रश्न पूछा गया है कि क्या राधा गीत गा रही है, प्रश्न किया गया। जब भी क्या शब्द आपके पहले आ जाए वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लगाते हैं, जो सहायक क्रिया होती है उसको हम आगे आगे लिखते हैं। तो इसी सेंटेंस को अपने को चेंज करना है। राधा इज सिंगिंग द सॉन्ग, तो ये इज को हम उठाकर कहाँ ले जाएंगे? आगे। तो देखिए इज आगे आ गया, इसके बाद राधा को बाद में लिखेंगे तो राधा आ गया, इसके बाद सिंगिंग द सॉन्ग पूरा ऐसा कैसा आ जाएगा? सिंगिंग द सॉन्ग। प्रश्नवाचक में हमेशा जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो वाक्य इसके प्रारंभ में लिखी जाती है। तो देखिए इज राधा सिंगिंग द सॉन्ग, क्या राधा गीत गा रही है? इसका बना हमारा इज राधा सिंगिंग द सॉन्ग। अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के बारे में समझते हैं। क्या होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आइए देखते हैं। इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और मना करने का भी भाव होता है। क्या राधा गीत नहीं गा रही है? इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं का ही भाव है। तो इसमें तीसरे नंबर के सेंटेंस में, यानी कि इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी इसमें भी एक ही अंतर है कि इसमें नहीं आ रहा है इस वाक्य में और यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम इसका इंग्लिश अनुवाद करते समय, ट्रांसलेशन करते समय इस वाक्य में हमने नोट नहीं लगाया था, लेकिन इसमें नोट लगाना पड़ेगा। बाकी सेम ऐसा कैसे रहेगा? क्योंकि इसमें भी वाक्य में पहले क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी। इसके बाद राधा के लिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया हमने। सूत्र के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमने ये लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, राधा लगा दिया। इसके बाद सूत्र के साथ देखते हैं तो नोट आता है, नोट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और आईएनजी लगा दिया। इसके बाद जो कर्म रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, उसको लिखते हैं तो लास्ट में हमने द सॉन्ग लिख दिया। और प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में, यानी कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य जरूर लगाते हैं। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम हमेशा प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें मैं भूल गया था, इज राधा सिंगिंग द सॉन्ग, इसमें भी इंट्रोगेटिव मार्क लगता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी इंट्रोगेटिव मार्क लगता है। आइए ये वाक्य आपने अच्छी प्रकार समझ लिए होंगे। यदि आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ में आएगा। एक बार और मैं आपको इस सेंटेंस को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए राधा गीत गा रही है, काम चल रहा है। अब काम चल रहा है तो वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है, जहाँ पर भी काम चलता रहता है वर्ब में आईएनजी आएगा। तो राधा गीत गा रही है, राधा के लिए राधा लिख दिया सब्जेक्ट, फिर एक वचन इसलिए इज सिंगिंग द सॉन्ग, कर्म क्या इसमें? सॉन्ग। राधा गीत नहीं गा रही है, नेगेटिव में नहीं आ गया इसलिए हमने इसी वाक्य में इसके बाद नोट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव देखिए, क्या राधा गीत गा रही है? प्रश्न किया इसलिए हमने इसको आगे लिख दिया, बाकी पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव के हिसाब से बना दिया। अगला देखिए, क्या राधा गीत नहीं गा रही है? इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नकारात्मक भाव भी है, इसलिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। अब आइए एक और वाक्य देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक वचन का प्रयोग किया था, यहाँ पर भी एक वचन ही है, मैं गीत गा रहा हूँ, यहाँ पर भी एक ही वचन है, लेकिन आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। केवल आई के साथ ही एम आएगा, बाकी सबके साथ एक वचन होगा तो ई जाएगा, बहुवचन होगा तो आ रहेगा। मैं गीत गा रहा हूँ, मैं, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। सूत्र के साथ देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई, इसके बाद हेल्प में इजेएमआर में से हमने एम का प्रयोग किया, इसके बाद वही जो इसमें लिखा था हमने सिंगिंग द सॉन्ग, ऐसा कैसे सेम टू सेम आ जाएगा, पूरा वाक्य इसके हिसाब से बन जाएगा, बाकी बचा कुचा शेष वाक्य। मैं के लिए हमने आई लगाया और एम आई के साथ प्रयोग होता है, ध्यान से देखेंगे। मैं गीत गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग द सॉन्ग, काम चल रहा है इसमें भी, मैं गीत गा रहा हूँ। अगला नेगेटिव दिया हमने, मैं गीत नहीं गा रहा हूँ, तो हमने इस नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया था? राधा गीत नहीं गा रही है, तो इसमें राधा के बाद इज हेल्प में लगाया था और फिर नोट लगाया था। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में हेल्प में कहाँ आ रही है? इसमें सहायक क्रिया एम आ रही है, तो एम के बाद नोट का प्रयोग कर लेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसे ही लिख देते हैं। तो आई एम नॉट सिंगिंग द सॉन्ग।
यदि इसका हम अब इंटरोगेटिव बनाएं, क्या मैं गीत गा रहा हूं, यदि इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसलिए हम हेल्प एंड वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे एम आई सिंगिंग एम आई सिंगिंग द सॉन्ग। यहां पर भी प्रश्न किया गया क्या मैं गीत गा रहा हूं, खुद से प्रश्न कर रहा है कि क्या मैं गीत गा रहा हूं, इसलिए हमने एम को वाक्य के प्रारंभ में लिख दिया। और आप देखेंगे कि अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में बस कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, केवल हेल्प एंड वर्ब को आगे लिखते हैं, बाकी पूरा सेंटेंस लिख देते हैं बाद में। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखेंगे क्या मैं गीत नहीं गा रहा हूँ, क्या मैं गीत नहीं गा रहा हूं। क्या मैं गीत नहीं गा रहा हूं, तो इसमें नहीं आया है, इसलिए हम इसी सेंटेंस को वापस लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। तो एम आई नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, एम आई नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर यदि आप इसको ढंग से 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे प्रकार से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको ये टेंस समझ में आ गया तो आपको 2 टेंस और अच्छी प्रकार समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कुछ अंतर नहीं है, बस हेल्प एंड वर्ब का अंतर है, बाकी उसमें भी आईएनजी लगता है। दोनों टेंस में मतलब तीनों टेंस जो रहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीनों में केवल उसमें सहायक क्रिया हेल्प एंड वर्ब भी चेंज होती है, बाकी वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब में लगता है, तीनों टेंस में लगता है। तो यदि आपने इस टेंस को ढंग से समझ लिया तो आपको 2 टेंस का और फायदा होगा। अगले के वीडियो में मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दूंगा जिसको आप घर में बनाने का प्रयास करना। और यदि आपको इस टेंस में कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको नहीं आ रही, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिखकर सेंड कर सकते हैं कि हमें ये हेल्प समझ में नहीं आई, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आप ऐसा लिखकर प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज आप कक्षा 10वीं में संस्कृत व्याकरण में संधि के बारे में समझेंगे। संधि की परिभाषा आपके सामने श्याम पट पर लिखी हुई है। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। 2 वर्ण, जैसे हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, ऐसे संस्कृत वर्णमाला में वर्ण होते हैं। तो इन 2 वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल दे रखे उदाहरण है, मेरे माइक पे ट्रायल है।